जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष पेशकश में, जहां पर हम चर्चा करते हैं बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर। आज की जातक कथा जो है वो है कच्छप जातक कथा। और हमारे साथ कच्छप जातक कथा पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी। इससे पहले भी कई सारे वीडियो आपने उनके देखे हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो उनके और भी बहुजन साहित्य के अलावा भी कई सारे वीडियो जो यूट्यूब पर पड़े हैं, अगर आप चाहें तो और वीडियोज भी जाकर देख सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। नमो बुद्धाय। जय भीम जी, जय भीम। नमो बुद्धाय सर। बताएं सर, कच्छप जातक कथा के बारे में बताएं। हाँ, ये इसका जो उत्स है मैं बताऊं, हम्म। ये कोरोना की कहानी है। अच्छा। जब जब हमारे प्रवासी भाई मजदूर जब जी। पैदल निकल पड़े, है हाँ ना, आपको तो याद होगा। और हाँ रास्ते में कई बेचारे मर गए, है ना। हाँ बुरी हालत। हाँ। तो कोरोना में जिस तरह से अफरा तफरी थी, हम्म आपको तो मुझे वो कहानी कच्छप जातक दिखी। हम्म अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि देखिए, ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें दुनिया भर की जो हम्म। प्रबंधकीय समस्याएं हैं हाँ। उनका निदान इसमें दिया हुआ है। ठीक। तो मुझे इस कहानी ने इतना ज्यादा मतलब प्रभावित किया कि कोरोना काल में जितनी भी किताबें मेरी आई ना, उनमें मैंने पहली हम्म। कहानी सी बताया। अच्छा। जैसे पाली जातक कथाओं में मैनेजमेंट आई, हम्म इसकी भी पहली कहानी मैंने इसी को बनाया, हम्म। बुद्ध और कोरोना। अच्छा। बुद्ध और कोरोना मार्फत कच्छप जातक। कि हम्म देखिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध जो है, हम्म और क्या उसका उचित बुद्ध की प्रबंधन क्या होना चाहिए था कोरोना का। फिर हम्म। ये जब किताब आई पाली जाति कथाओं में बुद्ध की प्रबंधन, इसकी भी पहली कहानी मैंने उसको ही बताया, अच्छा। बुद्ध और कोरोना ठीक। मार्फत कच्छप जातक। अब ये 178 नंबर की कहानी है। हम्म जातक कट्ठ कथा नामक जो ग्रंथ हम लोग देख चुके हैं, उसमें हम्म। 178 नंबर की कहानी। ठीक। अब इसमें देखिए, जो 5 कंपोनेंट होते हैं उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल। 5 इसके खंड हैं, वर्तमान कथा, अतीत वस्तु। उन सब हाँ पे हाँ मैं फिर दोबारा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। सीधा कहानी पर आता हूँ। ठीक। तो बुद्ध के समय की ये कहानी है, अभी ऐतिहासिक घटना है। जिस तरह अब हमने देखा क्वारंटीन कर देते थे हम्म। हम, कोरोना का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या बताया उन्होंने कि क्वारंटीन हो जाए, हम्म। 14 दिनों 7 दिनों वगैरह करके धीरे धीरे जो बनते रहे, नियम हाँ। बनते रहे। उसका मूल यही था कि भाई दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में ना आए, हम्म है ना। हम्म। तो ये जो कहानी है, ये मैं आपको बताऊं कि ये भगवान बुद्ध के टाइम भी ऐसा कोई वायरस कोई महामारी था, रही होगी। ठीक। महामारी थी जो फैली, है ना। और हम्म ऐसा फिर आप इंटरनेट पे पाएंगे कि आपको 1920, 1820, 1720 आदि वर्षों में कई तरह की स्पेनिश फ्लू, कॉलरा, प्लेग, एड्स, ऐसी वैश्विक महामारियां हुई, है ना। हाँ। और उनका प्रबंधन अलग अलग ढंग से किया गया। तो हम्म। अगर हम लोग बुद्ध के समय की बात करें तो पाली में एक शब्द दिया हुआ है अहिवातक, कि अहिवातक। उस समय, हाँ, उनके समय में अहिवातक रोग जो है वो फैला था, अच्छा। है ना, बुद्ध के समय में। ये ऐतिहासिक घटना हो गई। ठीक। तो इसकी इसकी जो है वो वर्तमान कथा में सूचना मिलती है कि हम्म। अहिवातक रोग फैल गया था। अब भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अहिवातक रोग का जो ट्रांसलेशन किया है वो प्लेग के रूप में किया है, अच्छा। कि प्लेग प्लेग फैला था। अब हम लोगों को एग्जैक्ट तो सारी जानकारी नहीं है, हाँ, लेकिन उन्होंने समझिए कि अपने एक हिसाब महा से आज के संदर्भ के हिसाब से उन्होंने ट्रांसलेशन किया उसका। ट्रांसलेशन किया है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि उस समय भी ऐसा ही एक मतलब कालखंड था जिसमें महामारी फैल गई थी। हम्म और लोगों को यही उसमें निगम भी रहा होगा श्रावस्ती में, उन लोगों ने यही बता दिया जिस घर में पाया जाए इसके हम्म। रोगी, वो हाँ। उसको बंद कर दीजिए, आगे से अच्छा ताला लगा दीजिए, पीछे से कोई ताला लगा दीजिए, भाई कोई इस घर में नहीं न जाए। जाएगा न इस घर हाँ, से कोई आएगा, है ना। तो इसमें जैसा कि अपन लोगों ने भारत के अंदर देखा है, कई राज्यों की पुलिस ने ऐसा किया कि उन्होंने चस्पा हाँ, कर दिया, एक बोर्ड लगा दिया कि जी इस जी, परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। हाँ, पीड़ित है ना। तो हाँ यही उस समय भी मैनेजमेंट का तरीका वहां के निगम ने, वहां हाँ। के निवासियों ने इसी तरह बनाया। तो ठीक। एक परिवार की इसमें ऐसी घटना दी गई है
हाँ। कि उसमें जो है माता पिता बड़े वृद्ध हैं और बेटा जवान है। हाँ। अब उस परिवार में हो सकता है कि कुछ मृत्यु पहले हो गई हो उस महामारी से, तो लोगों को हाँ। पता लग गया कि यहाँ पर अहिवातक रोग है। अब हाँ। लोगों ने उसको एकदम सील कर दिया। हम्म। अब माँ, उस बूढ़े माँ बाप की सेवा शुश्रूषा के लिए बेटा है पास में, लेकिन माँ बाप के अंदर में ये डर है कि हमारी बीमारी इस बेटे को ना हो जाए, भाई हमको तो मरना ही है ना, आज नहीं तो कल हमको मर जाना है, हम तो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन ये जवान लड़का, जिंदगी ये देख ली हमने अपनी। हाँ, ये जब इसको क्यों हम लोग इससे इस जोखिम में डालें। हाँ। तो वो ये कहते हैं, बेटे को जिद करते हैं कि बेटा तुम जो है यहाँ दीवार तोड़ करके चले जाओ। हाँ। अब दीवार तोड़ करके जब बात लिखी गई है तो उससे मैंने अंदाज लगाया इसका मतलब जरूर है कि उस तरफ भी ताला रहा होगा, क्योंकि मतलब इधर दरवाजे से नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसे कहते हैं कि तू दीवार फोड़ करके चला जा। अब वो बच्चा कैसे जाए, माँ बाप को इस हालत में छोड़ के कैसे जाए, उसके मन में भी बिल्कुल ऊहापोह है। हाँ। धर्म संकट वाली स्थिति है, क्या करे क्या ना करे। तो वो उसको वास्ता देते हैं, है ना, कस्में खिलाते हैं कि भाई अगर तू जिंदा रहेगा तो हमारा वंश चल जाएगा। किसी तरह से उसको रेडी करते हैं कि तू चला जाए यहाँ से, है ना। और जब ये महामारी थम जाए तब तू क्या करना, तू आना, तेरा जो खजाना वजाना है हमने यहाँ दबा के रखा हुआ है, यहाँ से निकाल लेना, अपना काम धंधा शुरू करना, परिवार बसाना, है ना। और तुम जिंदा रहोगे तो हमारा भी एक तरह से वंश चलता रहेगा। इस ढंग से उसको किसी तरह कन्विंस किया और वो लड़का जो है दीवार फोड़ करके कहीं दूर चला गया, है ना। वहां जेतवन में उसके श्रावस्ती में तो आसपास रह नहीं सकता, क्योंकि मालूम है लोगों को, लोग पहचानते हैं, तो कहीं दूर चला गया होगा। और महामारी जब थम गई, सब शांत हो गया, तब वो आया घर पे। अब घर पे आया होगा, माँ बाप के कंकाल, अब वो तो भूखे प्यासे तो मर ही गए वहां पर, है ना। कोई सेवा करने के था नहीं उनके पास में, तो जो भी है मर गए या बीमारी से मर, जैसे उसने आके अपना जो गड़ा हुआ खजाना था ले करके अपना काम धंधा शुरू किया, परिवार बसाया और थोड़ा सेटल कर गया। लेकिन उसके मन में हमेशा ये भावना दुख उसको पहुंचाती है कि जिस माँ बाप को मुझे सेवा करनी चाहिए तो उसको मैंने मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये उचित नहीं किया, मैंने कितना बड़ा पाप कर्म किया है। तो उसके मन में एक ग्लानि बोध जो है बड़ा जबरदस्त था। तो वो जेतवन विहार में जाता है, एक तरह का पछतावा, चंदन धूप नैवेद्य, पछतावा उसके मन में है। तो वो एक पूजा सामग्री लेकर के भगवान के पास जाता है, भगवान बुद्ध के पास, है ना। अच्छा। तो उनको भी खबर थी कि इस तरह से इस परिवार में जो है वो अहिवातक रोग फैला था। तो जब वो वंदना कर लिया तो भगवान उससे पूछते हैं, है ना, कि तो सुना था भाई तुम्हारे परिवार में तो अहिवातक रोग है। तो उसने सारी कहानी बताई कि बनते ऐसी ऐसी बात है। तो शास्त्र समझ गए कि इसके मन में जो पछतावा है, जो ग्लानि बोध है, उसी की वजह से ये जो व्यक्ति है आया है। अब वहां पर वो उसे अतीत कथा सुनाते हैं उसका मनोवैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए। अब हमारी तरह कोई मतलब एक तरह के आज की डेट में जब हम जाते हैं किसी काउंसलर के पास तो वो हमें काउंसल करता है, वो हमें समझाता है, हमारे बारे में पता करता है, फिर कुछ उदाहरण देता है, उस तरीके से वो हमें हमारी जो पीड़ा है उसको कम करने की कोशिश करता है, कर रहे हैं। लेकिन उस पीड़ा में देखिए मनोवैज्ञानिक जिस तरह करते हैं, लेकिन बाबा लोग जो होते हैं वो किस ढंग करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम 10 ब्राह्मणों को भोज करवा दो, या तीर्थ यात्रा में चले जाओ, वहां तर्पण कर देना, है ना, और तमाम तरह के गंडा ताबीज पहना देंगे, कुछ मंत्र बता देंगे, ये करना, कुछ यज्ञ बता देंगे। मैंने हैरानी ये होती है कि भाई 50 तरह के टोटके आपको और 50 तरह के से बाबा लोग आपको मिल जाएंगे, गंडा ताबीज देने वाले। कोई कहेगा नीलम, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, कोई गंडा ताबीज, कोई नीलम पहना देगा, कोई कहेगा कि काली गाय को पीली दाल खिलाना, मैंने तमाम तरह की चीजें, लेकिन जी बहुत तरह के। तो उस पर हम लोग चर्चा न करें, इसमें सीधी लेकिन भगवान बुद्ध का ऐसा कोई टोटका नहीं, बहुत ही सिंपल मनोवैज्ञानिक प्रबंधन करते हैं। और मैंने देखा है आम जातक कथाओं में तमाम, जहाँ इस तरह का टेंशन होता है ना उपासक में या भिक्षु में, तो वो उसको टेंशन फ्री करते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ था, है ना। या मान लो किसी आदमी ने वैसा किया उसके साथ, तो कहेंगे अरे पहले भी ऐसा ही था,
जैसे हम लोग भी कह देते हैं छोड़ो यार पहले भी ऐसी था, इस ढंग के उसका टेंशन रिलीज करने की करते हैं, है ना। या बहुत हुआ तो कहेंगे कोई बात नहीं, पंडितों ने भी ऐसा ही किया था। अब जब कहेंगे ना पंडितों ने ही ऐसा किया था, अपनी कहानी सुनाएं तो उसमें खुद को पात्र बनाएंगे कि इस ढंग से हुआ था। सो यू डोंट वरी, है ना। वो कहानियां भी मैं आपको बताऊंगा आगे जिसमें वो स्वयं आते हैं उसमें। इसमें क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है कि तुमने मतलब कुछ नहीं गलत किया। तो वो जो कहानी है ना, कि भाई उसमें एक वो उदाहरण कथा सुनाते हैं एक कछुए की, है ना। कछुए, इसीलिए इसको कच्छप कच्छप जातक कथा कहा, इसीलिए कच्छप जातक दिया है ना। अब मैं उस कहानी पर आता हूँ कि आपको पता है शैली बुद्ध घोष के शुरू में वो देंगे एक राज्य का नाम, एक राजा का नाम, है ना, और बोधिसत्व किस रूप में आया। ये तीन चीजों को इंफॉर्मेशन पहले देंगे, ये शैलीगत विशेषता है। तो इसमें भी वही वाराणसी है, उनका पेट बुद्ध घोष क्या है कि वाराणसी से शुरू करते हैं। हाँ, ब्रह्मदत्त का राज्य था, वाराणसी था। और बोधिसत्व इस कहानी में बताया गया है कि बोधिसत्व जो है एक कुम्हार के रूप में होते हैं। कुम्हार यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब उस समय क्या है कि एक जो गंगा नदी की जो सहायक नदी है, वहां पर देखता हूँ 80 नदी आज भी है, तो शायद 80 नदी को अगर हम 80 का घाट कहा जाता है, 80 का घाट कहा जाता है। तो रिवलेट है, नदी तो गंगा है, उससे जुड़ी हुई नदी है। और क्या होता है कि जब बाढ़ का टाइम आता है तो वो पानी जो है तालाबों तक चला आता है, आसपास जो तालाब जुड़े हुए हैं उसमें पानी निकल जाता है ना। तो ये जो कच्छप है ये अपने परिवार के साथ एक तालाब में रहता था। अब वो तालाब जो है नदी से जुड़ा हुआ है। तो उस साल जो है कि माने अकाल की स्थिति है, पानी एकदम सूख गया हुआ है, तालाब में कीचड़ हो गया, तो सब लोग जो जीव जंतु है वो लोग नदी में चले जा रहे हैं, है ना। एक्सोडस यानी माइग्रेट कर जा रहे हैं कि तालाब छोड़ देते हैं क्योंकि कीचड़ है, कीचड़ में मर जाएंगे। लेकिन ये कछुआ जो है ये कहता है कि नहीं, अरे मेरे बाप दादा यहीं रहे हमेशा, मेरे सारे पुरखे यहाँ रहे, मैं इस तालाब को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, है ना। जो होता है हो। अब वो तालाब तो पूरी तरह सूख गया है। अब वो कुम्हार जो है वो आता है मिट्टी निकालने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। तब वो फावड़े से जैसे ही मारता है तो फावड़ा इस कछुए के पीठ पर प्रहार होता है, आघात होता है, और वो उसमें चिल्लाने लगता है। और वो बोधिसत्व जो है कुदाल से लेकर जब मिट्टी निकालता है तो कच्छप जो है बाहर आ जाता है ना, बाहर फेंका जाता है उसके कुदाल के साथ, है ना, मिट्टी के साथ। अब वो जो है उसको तो बहुत जोर से चोट लगी है, तो समझिए कि मरने की स्थिति में है। और वो एक गाथा कहता है, कच्छप एक गाथा कहता है, कच्छप एक गाथा कहता है। तो वो गाथा क्या है, मैंने आपको बताया कि गाथा में ही सारी उसका क्रक्स होता है ना। यहाँ पर मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, मैं एक चीज प्लीज के लिए क्लियर कर दूं कि बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो केवल गद्य है, जो गाथा है, जो 2 लाइन का एक, आप उसको गीत की लाइन समझ लो, श्लोक समझ लो, मंत्र समझ लो, जो समझना है वो समझ लो, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म वही है। उसके ऊपर इलेबरेशन जो किया गया है वो 19वीं सदी में राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। इसीलिए 19वीं नहीं भाई, आप तो राहुल सांकृत्यायन ने, भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है वो 1926 में हुआ है। लेकिन बुद्ध घोष ने और पहले, समझिए कि तीसरी चौथी शताब्दी में, तीसरी चौथी सदी के आसपास बुद्ध घोष ने उन जो 2 लाइन की जो गाथा है उसको इलेबरेट किया है, उसको और समझाने के लिए विस्तारित रूप से हमारे सामने रखा है। तो बुद्ध ऐसे किसी ब्राह्मणाइज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो तीसरी और चौथी सदी के आसपास ये इन वर्डों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उस समय संस्कृत का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा था। इसके लिए अलग अलग रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, आप लोग और चैनल वीडियोस देख सकते हैं जाकर। तो कंफ्यूज मत होइए कि बुद्ध अपने जातक कथाओं में कैसे ब्राह्मणों का नाम ले रहे हैं या किसी भी स्वर्ग लोग किसी भी पंडित किसी का भी नाम ले रहे हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्लियर रखिएगा कि वो गद्य के ऊपर एलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। और
हाँ हाँ, वो पद्य पद्य का हिस्सा है जो हाँ भगवान बुद्ध ने कहा है, गाथा जो है। तो हाँ। इसमें देखिए कच्छप क्या कहता है। ठीक। जो कछुआ है वो पीड़ा से कराह रहा है, उसको चोट हाँ लगी हुई है, और हाँ कहता है जनितम में भवितव्य में हाँ। अति पंके अवश्यम हम्म तम मम पंको अज्ज भवि यथा दुब्बलकम तथा तम मम वदामि भगौ सुनो ही वचनम मम। है ना। हम्म। अब ये पाली की गाथा है, हाँ 3 लाइनों में है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पैदा हुआ और इसी में बढ़ा, हाँ यह सोचकर मैं पंख में ही पड़ा रहा, हाँ। लेकिन मुझ दुर्बल को पंख ने परास्त किया। हे कुम्हार, मैं वह तुम्हें बताता हूँ, सुन। हम्म। है ना। अब मान लीजिए ये 3 लाइनों को अगर इसको कहानी के रूप में न बताया जाए, ठीक। खाली यही 3 पंक्तियां जाए, तो कुछ क्लियर नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए गाथा को समझाने के लिए अष्टकथा की जरूरत पड़ती है। ठीक। ठीक है। तो हाँ अब ये जो अगली गाथा जो है वो इस हिसाब से है। गामे वा यदि वारय्य सुखम यत्राधिगच्छति तम जनितम भवितंच पुरिस पजानतो हम्म यम ही जीवे तम ही गच्छे न निकेत हतोसियाति। है ना। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात ग्राम या अरण्य में हम्म जहां मनुष्य को सुख प्राप्त हो, हम्म। वही बुद्धिमान व्यक्ति की जन्म भूमि है, ठीक। वही पलने का स्थान है, जहां रहकर जीवित रह सके वहीं हाँ। जाए, घर में रहकर मरने वाला न बने। तो हम्म। उस कच्छप ने जो है ये बात कुम्हार को बता बता। दी। ठीक। अब इसको अगर आप कोरिलेट करें तो कोरोना माने, ये जो कच्छप जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि भाई जहां भी तुम्हें सुख मिलता हो, जहां रोजी रोटी का जुगाड़ होता हो, हम्म। जहां तुम्हारा जीवन बच जाए, हाँ। वहीं जाके रहना चाहिए। हम्म घर में रह करके, घर की आसक्ति पाल करके वहां मरने से क्या लाभ। हम्म। है ना। ये ठीक। कच्छप कह करके और मर जाता है। हाँ, ठीक है। अनावश्यक लगाव जो होता है, अनावश्यक आसक्ति जो हाँ, होती है, वो आसक्ति ना जो है। करें। जहां आज जी के डेट में हम देखते हैं कि विशेष रूप से यूपी और बिहार से माइग्रेट होके लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, है ना, रोजी रोटी की जी जुगाड़ में। तो बिल्कुल। इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं, सेम वैसे ही आपने हाँ देखा हाँ। जी जी। कोविड के टाइम अब पर भी। जी जी। अब ये यहाँ पर जो है, हम्म। ये कह करके वो उसकी लीला खत्म समाप्त होती है, वो मर हाँ। जाता ठीक। है ना। लेकिन कहानी समाप्त नहीं होती है। हम्म अब जो कुम्हार जो है, जो हम्म। बोधिसत्व हाँ है ना, वो ले जा करके गांव को दिखाता है कि देखिए ये कछुआ जो है ये हाँ अपनी आसक्ति के कारण मर गया। हाँ। है ना। इसलिए आसक्ति नहीं पालनी चाहिए। है ना। भाई आसक्ति पालने से ही इसकी डेथ हुई है। अगर ये चला गया होता जिस समय हाँ बाकी सब लोग चले गए, उस हाँ। समय ये भी चला जाता तो ये बच जाता। है ना। लेकिन ये हाँ। अपने घर के प्रति आसक्त रहा, इसलिए ऐसा हुआ। हम्म अब देखिए जो मैंने कहा था कि लास्ट मिलान तक पढ़ना चाहिए, हाँ। जातक कथा को अंतिम शब्द तक पढ़ना चाहिए। तो इसको हम्म मैंने देखा कि इसमें लास्ट में जो मिलान किया है, हाँ। उसमें कहा है कि जो कच्छप है हम्म। वो आनंद है। अच्छा। अब देखिए वर्तमान कथा में तो कहीं आनंद की बात नहीं आई है, हाँ इसमें भी कहीं आनंद नहीं आया है। हाँ। लेकिन कच्छप को आनंद बनाने की क्या लॉजिक मुझे तो है समझ ना। में नहीं आ रहा कोई भी लॉजिक। हाँ, तो इसलिए फिर बोधिसत्व उसको आगे क्लियर करते हैं कि हम्म वो गांव वालों को बताते हैं कि देखो ऐसा है कि आसक्ति जो है हम्म। वही इसका कारण बनी है, इसकी इसकी मृत्यु का मृत्यु। कारण। ठीक। है ना। हाँ इसलिए आदमी को यहाँ पर हो, अपने घर पर हो, या मान लो विदेश में हो, हाँ। कहीं पर भी उसको आसक्ति नहीं पालनी चाहिए। ठीक। अब मसलन जैसे हमारे विदेशों से जब फ्लाइट्स आ रही थी, आपको हाँ याद होगा कोरोना काल में जब हाँ। विदेशों से फ्लाइट्स आ रही थी, तो वो वहां पर एपिडेमिक जोर से फैला हुआ था, वहां डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। हम्म वो लोग वहां छोड़ करके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ आ रहे थे। हम्म। उस अपना जो धन दौलत या जो भी जायदाद है यहाँ हाँ। पर बहुत हाई रेट्स पर भी, लेकिन जहाँ बच सकते हैं कि इंडिया में डेथ रेट कम है, तो वो लोग यहाँ आ रहे थे, हम्म वहां की आसक्ति छोड़ दी थी। हम्म। हमारे प्रवासी भाई क्या कर रहे थे, मान लीजिए दिल्ली से पैदल ही चल पड़े,
हाँ है ना। उनको आसक्ति ये है कि हमारे जो परिवार हैं गांव में, है हाँ ना, उन पर क्या बीत रही होगी, तो उनकी हाँ आसक्ति है उनके मन में। रुक नहीं रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, अरेंजमेंट होता है जब जाएंगे, नहीं, हाँ चल पड़े। हाँ उस चल पड़ने में रास्ते में कई लोग मर गए, हाँ। है ना। तो वो भी आसक्ति के कारण मरे। ठीक। दोनों में डिफरेंस देखिए। वहां वो अपनी आसक्ति छोड़ करके हाँ हिंदुस्तान में आ गए, हम्म। डेथ रेट कम था यहाँ पर, वो हाँ। बच गए। हम्म। और ऐसे लोग जो यहीं पर आसक्ति पाल करके कि भाई अब हमको घर जाना है, हम्म। वहां हालांकि फिर हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ा कि वहां भी क्वारंटाइन कर दीजिए, हाँ। लेकिन बहुत लोग रास्ते में ही रास्ते में काफी दम सारे तोड़ लोगों की मृत्यु हुई। दम तोड़ दर्शकों से गए। मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को केवल ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, जितने भी माइग्रेट जो वर्कर्स थे, उसका केवल एक ही पहलू की बात यहाँ पे की जा रही है, हर पहलू की बात नहीं की जा रही है। तो आप लोग कमेंट करके हाँ मत बताइएगा कि अरे उनके पास खाने के लिए नहीं था इसलिए वो गए थे। वो सारी चीजें हमें पता है, लेकिन उसका एक पहलू है, उस पर सर अपनी बात रख रहे हैं। जी सर। हाँ, मतलब इससे रिलेट करते हुए कि देखिए, हाँ कच्छप जातक में ये बात बोधिसत्व के माध्यम से इसका प्रबंधन दिया हुआ है हाँ कि आप आसक्ति छोड़िए, हाँ। आसक्ति छोड़ेंगे और अपने जीवन की रक्षा होगी, है ना। ठीक। तो इसलिए इस कहानी कहानी का जो वो इसको कोरोना से हाँ। को रिलेट कर दिया मैंने। और हम्म। इस रूप में देखिए, मैं ये जो इस कहानी को जब मैंने अपने रूपांतरित रूप में लिखा, है ना, हम्म। जब जातक कथा में पढ़ेंगे तो आप, हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक। उसको सरल भाषा में मैंने अपनी किताब में लिखा है। उसका आखिरी पैरा में पढ़ देता हूँ ताकि ठीक। उसका सीक्रेट जो है वो हाँ समझ में आ जाए, है ना। हाँ। रहस्य ठीक। यह है कि तब के कच्छप को आज का आनंद बताया गया अच्छा। है ना। कच्छप को आनंद बताया गया, अर्थात कछुए ने जो दो गाथाएं कही वह शास्त्रा के मन की बात नहीं, हम्म। है ना। शास्त्रा ये नहीं कह रहे हैं कि जो यहाँ पर दो उसमें है। शास्त्रा का क्या कहना है, यानी गांव या जंगल जहां सुख मिले वही बुद्धिमान व्यक्ति की जन्मभूमि है, वही पलने का स्थान है, जहां रहकर जीवित रह सके वही जाए। हम्म। मातृभूमि की आसक्ति पाल कर घर में मरने वाला न बने, ये आनंद ने कहा कच्छप के माध्यम माध्यम से, है ना। हाँ अब वहां से निकल जाए जैसा उस उपासक ने किया था। हाँ। पर बोधिसत्व ने वैसा नहीं कहा, उसने हम्म। गांव वालों को एकत्र कर समझाया, कछुए की उदाहरण कथा बताकर कि देखो यह अपने निवास स्थान के प्रति आसक्ति के कारण मर गया, हम्म। तुम लोग ऐसा मत करना। आज हम्म। हजारों की संख्या में श्रमिक संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उस समय श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी। प्रवासी अपनी जन्म भूमि की आसक्ति में पैदल हजारों मील चलने का जोखिम उठा रहे हैं, अपने परिवारजनों की आसक्ति में महामारी का तांडव खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। वहां संगरोध की समस्याएं खड़ी होंगी, हो रही हैं। हाँ वंदे भारत की उड़ानों से भारतीयों का वापस लौटना तो समझ आता है कि हाँ वे सारी आसक्तियां छोड़कर लौट रहे हैं, क्योंकि हाँ भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर कम है, हाँ जिंदा बच जाएंगे भारत में। हाँ। परंतु भारत के अंदर जो श्रमिकों की आसक्ति के उदाहरण मिल रहे हैं, उनके लिए बुद्ध का संदेश है कि आसक्ति जहां भी हो घातक है, घर में रहकर हो या बाहर रहकर हो, देश में रहकर हो कि परदेश में रहकर हो, आसक्ति को छोड़ना है, स्थान को नहीं। ठीक। आसक्ति को छोड़ना है, स्थान को नहीं। तो ये बुद्ध का संदेश था, है ना, जो कि कोरोना में हम लोगों ने देखा। अब ये 2000 साल पुरानी कहानी है, लेकिन देखिए आज भी उपयोगी है ना। तो ये मानव मन है, आसक्ति को जब छोड़ता है तो उसके क्लेश दूर होते हैं, है ना। तो इन्हीं ऐसी और कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, आगे जी, है ना। तो अगर कोई प्रश्न हो तो मैं तैयार हूँ। तो प्रश्न तो बेसिकली नहीं मैं पूछूंगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत रिलेट कर रही हैं आपस में, कोई भी चीज कहीं से कहीं तक नहीं है। बुद्ध के समय में जो जो भी कोई भी महामारी फैली हो जिसका प्लेग नाम दिया गया, ठीक, तो जी वहां पर एक बच्चे के माता पिता या जो भी उसके गार्डियंस थे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भगा देते हैं वहां से कि तुम यहाँ से जाओ, और वो कुछ अपने पैसे वैसे जो भी सोना चांदी गहना जो होंगे उसको गाड़ के रख देते हैं वहां पर। बाद में कुछ समय बाद वो लड़का आता है,
अपने वो पैसे वैसे निकालता है और फिर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसके अंदर जो ग्लानि बोध है, जो जी पछतावा है कि नहीं उसे रुकना चाहिए था अपने माता पिता या गार्जियंस के देखभाल करने के लिए, वो उसके अंदर है। वो बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध उसे फिर ये कहानी समझाते हैं। ये समझाते हैं कहानी समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, आप अगर आसक्त रहेंगे, आप अगर लगाव बहुत गहरा अगर लगाव किसी से बना के रखेंगे तो कई बार आपकी जान ले सकता है। तो अगर हाँ आपने उस लगाव को छोड़ दिया है तो उसके लिए गिलानी, पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो जी समय था, उस समय यही करना तुम्हारे लिए उचित था। उचित था हाँ। ठीक। तो बिल्कुल इस तरह से उसका ग्लानि बोध कम हुआ, ठीक। पछतावा हाँ। उसका कम हो गया, है ना। हम्म। उसको कहानी सुना करके ही उसका मैनेजमेंट और किया गया उसका। ये जो लगाव की जो बात है, ये सिर्फ एक किसी चीज के ऊपर लागू नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि हम कुछ इस तरह के रिश्तों में फंस जाते हैं जहां पर वो रिश्ते चल ही नहीं रहे होते, लेकिन तब भी बिल्कुल हम उससे लगाव, क्योंकि हमें, आसक्तियां। हाँ, हमें हमें इतनी ज्यादा आसक्ति, हमें इतना ज्यादा लगाव है उस व्यक्ति से कि वो जी व्यक्ति जी हमारे मनोवैज्ञानिक, जो हमारी मनो मनोवस्था है, उसके साथ खेल रहा है, लगातार उसको खराब कर रहा है। जो हमारी जी जी समझ है उसको खराब कर रहा है। हम रह नहीं पा रहे हैं एक तरीके से, लेकिन फिर जी भी हम जी उसके साथ रह रहे हैं। तो कई बार हम ऐसे रिश्तों से निकल जाते हैं। डिवोर्स एक उदाहरण है कि वो एक काफी बहुत ही खराब रिश्ते में थी कोई लड़की या कोई लड़का, और उसने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। उसने उस रिश्ते के प्रति की आसक्ति जो है, जो लगाव है, उसको खत्म कर दिया और वो अलग हो गए। और अलग अलग शायद वो खुश हैं या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आसक्ति आप जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी। सेम ऐसे ही आप कोई चीज ले लीजिए, कोई चीज, जैसे सपोज कि ये मोबाइल है मेरा, मुझे बहुत ज्यादा लगाव है इस मोबाइल से, और कल के दिन ये मोबाइल टूट जाए तो मैं कई दिनों तक बड़ा सही उसमें बात है। रहूंगा, पीड़ा में क्षुब्ध रहूंगा, रहूंगा, दुख में एकदम रहूंगा। हाँ। परेशान रहूंगा, पीड़ा बिल्कुल। हाँ। ये तो ये जो पॉइंट है इसको आप अनासक्त हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। जी। अति जो है, हाँ। अति सर्वत्र। तो अति का जो सम्यक, जो थोड़ा जो लगाव सम्यक हो तो उचित है ना। हाँ। उसका अतिक्रमण जब होता है तब वो चीज हम्म। घातक हो जाती है ना। एकदम लगाव का ना होना, हम्म। 0% लगाव का होना, वो भी अच्छा नहीं है। हाँ, आपको मतलब अपने बैलेंस करके रखो आप सारी चीजों को। बैलेंस करके रखो। हाँ। जी जी बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने इतने अच्छे से बहुत हमें बहुत धन्यवाद। कच्छप जातक कथा के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इस तरीके से हमारा ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। नमो जय भी नमो बुद्धाय, बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय। शुक्रिया। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने की कच्छप जातक कथा के ऊपर काफी अच्छा विवरण दिया। किस तरीके से कथाओं को, जातक कथाओं को हमें समझना चाहिए, इस पर वो कई बार बता चुके हैं। कच्छप जातक कथा से हम क्या सीख सकते हैं, वो उन्होंने हमें बताया कि आसक्ति कई बार हमारी जान ले सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दिमागी जो अवस्था है ना, उसके लिए बड़ी खतरनाक होती है आसक्ति। ये इसको मैं आजकल के जो लोग हैं, आजकल के लोग नहीं, आजकल की जो पीढ़ी है, जो मेरी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ बहुत दिक्कत आती है। पर्सनली मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम कुछ रिश्तों से इतने ज्यादा लगाव रखते हैं, और जब वो रिश्ते खराब हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं। तो आसक्ति को छोड़िए, हालांकि मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी कई सारी चीजों से सफर कर रहा हूँ, और मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि ये जो लगाव है किसी चीज के प्रति, या किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी अवस्था के प्रति, ये खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सभी से मेरा एक एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करे, तो बहुजन साहित्य का आर्थिक समर्थन करें, आर्थिक सहयोग करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।